नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश में संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे। क्या है बसंत पंचमी का महत्व और किस तरह करनी चाहिए? हमारे प्रयागराज संवाददाता शुएब रिजवी ने जूना अखाड़े से जुड़ी गुजरात की महामंडलेश्वर विश्वेश्वरी भारतीय माता जी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ में साधु संतों से आशीर्वाद लेने को लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तमाम महामंडलेश्वर यहाँ मौजूद हैं। गुजरात से आई विश्वेश्वरी माता हमारे साथ हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगी। माता जी, सबसे पहले ये बताएं, बसंत पंचमी का क्या महत्व है? बसंत पंचमी का महत्व जैसे बहुत पहले से है और रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ऐसा है, हम आपको जैसे ऐसे समझाएंगे कि जैसे हम छोटे होते हैं तो बालक होते हैं, फिर युवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। इसी हिसाब से जैसे बुढ़ापा होता है और थोड़ी ऋतु आती है, ऐसे ये ध्यान का वक्त होता है, पूजा पाठ का वक्त होता है। इसके बाद पान ऋतु हो जाती है कि उसके बाद फिर नए फल लगेंगे, नए पान लगेंगे। इसलिए इसको ये ध्यान का, भजन का इसलिए इसका महत्व बढ़ा रहा है। अच्छा, इस दौरान जब लोग स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे, क्या कुछ खास करना चाहिए इस मौके पर? इस मौके पे ज़्यादा तो यही है कि अपने आत्मज्ञान के लिए एक कुंभ है, तो ये बसंत पंचमी का ऋतु है, तो आखिरी ऋतु है, इसलिए सबको ये राजा माना जाता है इस ऋतु को, तो कि बहुत बड़ी ऋतु है। तो इसी ऋतु में अगर आप स्नान करोगे तो जैसे अपने आत्मा कल्याण के लिए स्नान करना है, अपने गुरुजों का नाम लेके स्नान करना है। और हम एक बात और भी आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो घटना घटी, इस हिसाब से सब शांति से स्नान करना है। पहले तो हमारी ये अपील रहेगी सबको। अच्छा, माँ सरस्वती को भी याद करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्या युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, आज माँ सरस्वती का जन्मदिन है, इसलिए हम बसंत पंचमी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। और हम यही कह रहे, बस सब अपने सरस्वती माँ आपकी जीभ पर बैठे और आप कभी भी कोई सही निर्णय ले, सही बात करे और सही तरीके से जिंदगी जिए, कोई गलत ना बोले, ऐसी माँ आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। अच्छा, श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे इंडिया वॉइस के जरिए? मैं तो यही सबको कह रही हूँ कि चलो आओ सब, यह तो अपना सत्य सनातन धर्म का दबदबा है, इसलिए तो है, था और रहेगा सत्य सनातन धर्म। तो सब आ रहे हैं, हमें साधु संत लोगों तो और जितनी भीड़ लगी अच्छी बात है, पर हम ये कह रहे हैं खुद का ख्याल रखो। जब आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी तो आगे ये धर्म टिका रहेगा। तो अपने आप सब स्वस्थ रहो, और जो लोग गए हैं भगवान के धाम में, उसको प्रार्थना करते उसके आत्मा को शांति मिले, और जो इंजर हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने परिवार से मिले। तो अपने आप आओ और अपनी स्वस्थता खुद से रखो। कि ये माता जी इनमें साफ कहा है कि बसंत पंचमी का अपना एक महत्व है, ज्ञान की देवी कही जाती हैं, सरस्वती पूजा की जाती है। आप भी इस पूजा पाठ में भाग लें, अपने लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ख़ास तौर से पिछले मौनी अमावस्या पर जो दुर्घटना हुई है, उन लोगों को भी याद करें, उनके लिए, उनकी पुण्य आत्मा के लिए भी प्रार्थना करें। तो ये कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी पर महामंडलेश्वर से लेकर सभी जहां धर्म कर्म में डूबे हुए हैं, वहीं मौनी अमावस्या की घटना के बाद दुख भी प्रकट कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो उन्हीं घाटों पर जो अलग अलग बनाए गए हैं वहाँ पर जाके स्नान करें। हर घाट पर वही पुण्य मिलेगा, इसलिए कोशिश ना करें कि एक जगह भीड़ इकट्ठा न होने पाए। कैमरा सहयोगी काशिफुद्दीन के साथ शुएब रिजवी। हमारे संवाददाता शुएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए। शुएब, आज बसंत पंचमी का त्योहार है, पूरे संगम नगरी में प्रयागराज में धूमधाम से बसंत पंचमी मनाया जा रहा है, उसके साथ ही आज अमृत स्नान भी है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अमृत स्नान है। इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान थे, जिसका बसंत पंचमी के तरह से समापन हो जाएगा। तो खास तौर से नागा साधुओं में काफी उत्साह है। सुबह से लगातार जो अखाड़े हैं वो अपने क्रम के हिसाब से स्नान कर रहे हैं, उनमें जोश दिख रहा है, क्योंकि पिछले स्नान में उसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जिस तरह से जोश दिख रहा है नागा साधुओं में, वो अपने एक क्रम के हिसाब से स्नान करने के लिए घाट पर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है। बसंत पंचमी का यह आयोजन संगम क्षेत्र में जो हो रहा है, उसमें अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले स्नान पर्वों की तुलना में आज उतना ज़्यादा दबाव श्रद्धालुओं का नहीं है, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच में सबसे ज्यादा आकर्षण क्योंकि अखाड़ों का अंतिम स्नान पर्व है,
तो अखाड़े जो स्नान करने के लिए निकले हैं उन मार्गों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है जो उनके दर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ जाने वाले मार्ग बल्कि वापस आने वाले मार्ग, जो जिस मार्ग से श्रद्धालु उनके दर्शन कर रहे हैं उसी दूसरे मार्गों से उनका वापसी भी हो रहा है, जो स्नान करके घाटों से अखाड़े खाली हो रहे हैं। तो ये दृश्य वहाँ पर लगातार देखा जा सकता है। उसके अलावा सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालु और अखाड़े के जो नागा साधु उन पर किया गया है, उसमें काफी उत्साह और जोश भर रहा है। तो कह सकते हैं मेला पूरा मेला क्षेत्र एकदम धार्मिक आयोजन से गुलरेज है और लगातार जयकारे और माँ गंगा के जयकारे के साथ हर हर महादेव से पूरा संगम क्षेत्र गूंज रहा है। शोएब, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो संगम नगरी में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन इस भीड़ को कैसे मैनेज कर रही है? देखिए, अब तक जो भी स्नान पर्व हो चुके हैं उस हिसाब से प्रशासनिक आग्रह है, उसके साथ 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके। अगर आज की बात करें तो करीब 60 से 70 लाख का प्रशासनिक दावा है कि श्रद्धालु स्नान कर चुके। इसको देखते हुए सबसे पहले पर प्रशासनिक अमले में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई है, तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। तो सुरक्षा के तमाम दिन पूरे मेला क्षेत्र में सक्रिय हैं, चाहे वो NDRF हो या बम निरोधक दस्ता हो, CRPF हो, तमाम सुरक्षा कर्मी मेले के हर स्थानों पर उनको लगाया गया है। न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान से भी निगरानी हो रही है। CCTV कैमरे और ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षाओं का जायजा लिया जा रहा और खुद मुख्यमंत्री अपने वाहनों से इन तमाम मेला के दृश्यों को देख रहे हैं, तमाम जो व्यवस्था है उसका जायजा ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी घटना को देखते हुए इस बार एक्स्ट्रा सतर्कता बरती गई है। खासतौर से जो पीपा पुल है उसको भी जरूरत के हिसाब से खोला जा रहा है। जहाँ पे भीड़ का दबाव होता है तो पीपा पुल की व्यवस्था से भी लोगों को बाहर या अंदर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच बसंत पंचमी का स्नान पर्व लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल शोएब, पिछले अमृत स्नान में बड़ा हादसा हो गया था और इस बार अमृत स्नान में प्रशासन किस तरीके से तैयारी की है कि ऐसा कोई हादसा ना सामने आए? देखिए, पिछली बार जो भी घटना हुई थी उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार खास तौर से रूट को लेकर के काफी मेहनत की है। सिंगल वे बनाया है, जाने वाले मार्ग अलग किए गए हैं, आने वाले मार्ग अलग किए गए हैं। जो पीपा पुल पिछली बार बंद बताया जा रहा है, इस बार पीपा पुल का भी इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा रहा है आने और जाने के लिए। तो इन व्यवस्थाओं को जो बदलाव किया उसका भी असर दिख रहा है। और पिछली अमावस्या की मध्यावस्या की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है। इसकी वजह से भी प्रशासन को व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। जिस तरह की श्रद्धालु पिछले स्नान पर्व पे देखे गए थे उसमें इस बार उतनी ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं है। इसलिए प्रशासन के लिए ये बेहतर स्थिति है कि वो उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थलों तक या घाटों से पहुंचा करके उनको स्नान की सुविधा दे रहे हैं। उसके बाद उनको वापस अपने अपने गंतव्य की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है शोएब, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें आज तीसरा अमृत स्नान है जिसको लेकर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप स्क्रीन पे आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालु बड़े ही जोरों शोरों से उत्साह के साथ संगम नगरी आ रहे हैं और वहां पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें आज बसंत पंचमी भी है, उसके साथ ही अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान जहां श्रद्धालु संगम नगरी में धूमधाम से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का जमावड़ा धूमधाम से पहुंच रहा है और बसंत पंचमी के दिन आज अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। को ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जहां पे श्रद्धालु कितने धूमधाम से संगम नगरी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बसंत पंचमी का त्योहार, उसके साथ ही आज तीसरा अमृत स्नान है जहाँ कई अखाड़ों के साधुओं ने भी स्नान किया है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी बसंत पंचमी के दिन पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। तो बता दें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाने अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं संगम नगरी। तो ये 4 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु साधु और कई लोग पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए।
बता दें, श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में अमृत स्नान के लिए आज बसंत पंचमी के अवसर पर पहुंच रहे हैं। संगम नगरी में बसंत पंचमी का आज धूम देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज तीसरा अमृत स्नान है। तो बता दें, आज तीसरे अमृत स्नान के अवसर पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। बता दें, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और संगम नगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अब आपको सीधे संसद की कार्रवाई पे ले चलते हैं, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। वक्फ बिल पेश होगी, रिपोर्ट आज या पीएसयू से सीएसआर के माध्यम से, इसलिए प्राथमिक रूप से जो निधियों की जो एजेंसियां हैं वह इसको देखते हैं और प्राथमिकता के स्तर पर हमको देते हैं। हमने पहले से ही हमने एनसीएफ की वेबसाइट पर पहले यह बताया है, जो कि माननीय सांसद जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं वह भी इसका भाग है। इसे वेबसाइट पर भी रखा गया है। जब पर भी फंडिंग यहाँ पर की जाती है, किसी भी पीएसयू या सीएसआर यहाँ पर किया जाता है, तो हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें, संसद में बड़ा एक्शन, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आज वक्फ बिल की रिपोर्ट भी पेश होनी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। संसद में यह बड़ा एक्शन है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। जहां संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह चर्चा हो रही है, जहां अब वक्फ बिल की रिपोर्ट भी पेश होनी है। बता दें, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा हो रही है, जहां वक्फ संशोधन बिल का रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है और साथ ही उसके आज वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। तो बता दें, संसद में बड़ा एक्शन हो, जहां संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है, साथ ही वक्फ बिल की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है, जहां संसद में बड़ा एक्शन, सत्ता पक्ष और वर्सेस विपक्ष आज एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं। जहां संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। तो बता दें, वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। बता दें, संसद की कार्रवाई में आज वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। संसद में बड़ा एक्शन, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आज एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं, जहां वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, संसद में बड़ा एक्शन, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। वक्फ बिल की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा। अयोध्या में अफसरों और कर्मचारियों को लेकर घेरा। कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर खड़े किए बड़े सवाल। कहा, पक्षपात नाइंसाफी का ही नहीं, डर का भी प्रतीक होता है। तो बता दें, अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा है, अयोध्या में अफसरों और कर्मचारियों को लेकर घेरा है। कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर बड़े सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए हैं। कहा है, पक्षपात नाइंसाफी
यादव ने कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी सरकार को घेरा है। पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है, कहा है पक्षपात नाइंसाफी का नहीं डर का भी प्रतीक होता है। बता दें अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी सरकार को घेरा है, कहा है कर्मचारियों को पोस्टिंग को लेकर बड़े सवाल पोस्ट कर बीजेपी को घेरा, कहा कि पक्षपात नाइंसाफी का ही नहीं डर का भी प्रतीक होता है। तो बता दें अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी सरकार को घेरा है। आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के करोल बाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का हमने तीसरी बार वहां हैट्रिक लगाई और 5 की 5 सीटें लोकसभा की प्रचंड बहुमत से जीतकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उनको प्रधानमंत्री बनने में उत्तराखंड के लोगों का सहयोग, तब भी आप प्रभावित थे। चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो या अभी केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो या अभी हमारे निकाय के चुनाव के परिणाम आए हों, या मैं कहूं 30 सालों के बाद हरिद्वार के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, या 30 सालों बाद हरिद्वार में पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव में आप प्रभारी के नाते हम सबको वहां पर सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। भाइयों बहनों, आज मैं करोल बाग से की देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोल का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इतने घोटाले कर दिए, इतने घपले कर दिए भाइयों बहनों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो। मैं इसको गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग स्थानों पर गया हूँ, और मैं लगभग 35 से भी ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध कर चुका हूँ, और हर जगह में देख रहा हूँ कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन दिल्ली के लोग करने वाले हैं। यमुना जी को मैली से प्रदूषित बनाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए आप सबको तय करना है कि इस बार एक तरफ है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम जी उस कमल के फूल वाले निशान वाले, और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, भाइयों बहनों तुष्टीकरण की राजनीति की। एक तरफ है जो भगवान राम का मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, दुष्यंत कुमार गौतम जी उस पार्टी से खड़े हैं, भाइयों बहनों उस सिंबल पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा भगवान राम के मंदिर के बनने का विरोध करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हटाई, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं धारा 370 दोबारा से आनी चाहिए, उनका समर्थन करने वाले हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है तो हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के नरसंहार के मामले में बहनों का वहां पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, चुप्पी साधे खड़े हुए थे। भाइयों बहनों, इनको आप ही नहीं, इनको मैं तो पापी कहता हूं दिल्ली में। भाइयों बहनों, ये दिल्ली के पापी हैं जिन्होंने 10-11 सालों तक यहाँ का विकास अवरुद्ध किया है। इसलिए समय आ गया है, आप सब लोगों का जोश देखकर मैं देख रहा हूँ रविंद्र जी आपने और हमारे मंडल अध्यक्षों ने, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बड़ी तैयारी की है। हमारी फसल पक्का तैयार हो गई
रही है। अब 2 दिनों तक, आज 3 तारीख हो गई, 4 और 5 तारीख की शाम को 6 बजे तक, जब तक मतदान पूरा ना हो जाए, एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथों पर डट कर खड़े रहना है और कमल के बटन को इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, इतना दबा देना है कि 6 बजे कमल का बटन अंदर और 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भाइयों बहनों, आप सब कह रहे थे देवभूमि से हम लोग आए, देवभूमि के सारे लोग चाहते हैं, पूरी देवभूमि चाहते हैं कि दुष्यंत गौतम जी सर्वाधिक मतों से जीते, भाइयों बहनों, भारी मतों से जीते, एक रिकॉर्ड यहाँ करोड़ों की जनता बनाए। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय पुष्कर धामी जी ने देवभूमि का संदेश आज इस करोड़ बाग की जनता को दिया है कि करोड़ बाग के अंदर देवभूमि से जो संदेश आया है, दुष्यंत गौतम भी जीतने वाले हैं, आप ये पाप ये जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। मैं बताना चाहता हूं एक बात कि आज अब दिल्ली से करोल बाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां बतौर स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर आगरा से है। पुलिस युवक के लिए फरिश्ता बनती हुई नजर आई। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे आगरा पुलिस की नजर रहती है। वो बता दें, कमिश्नरेट आगरा के एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका के साथ कहासुनी के बाद इंस्टाग्राम पर आत्महत्या की पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उसने लिखा कि वह चूहा मारने की दवा खा रहा है और मुझे माफ कर देना, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। जानकारी मिलने के बाद मीडिया सेल प्रभारी प्रभात कुमार दीक्षित ने अपनी टीम के साथ उस युवक के घर की तलाश शुरू की और जांच पड़ताल कर युवक को आत्महत्या करने से बचाया। कमिश्नरेट आगरा पुलिस इतनी हाईटेक हो चुकी है कि अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे आगरा पुलिस की निगाहें बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि थाना छत्ता क्षेत्र में एक युवक की उसकी प्रेमिका के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर उसने रात में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जिसमें पोस्ट में उसने लिखा था कि वह चूहा मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने जा रहा है, मुझे माफ कर देना। जैसे ही सोशल मीडिया के प्रभारी को इसकी जानकारी हुई, उस पोस्ट पे नजर गई, उसके बाद प्रभारी ने अपनी टीम को एक्टिव कर दिया और थाना छत्ता इंस्पेक्टर को भी इसकी जानकारी दी गई। रात में ही पुलिस तकरीबन 2:15 पर जब उसके निवास पर पहुंची तो उसके परिजनों में हड़कंप मच गया पुलिस को देखकर। लेकिन पुलिस ने जब उनको पूरी जानकारी बताई और उसके रूम से उस युवक को जहर खाने से बचा लिया। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस का ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस कार्य से युवक की जान बच गई। वहीं उसके परिजनों का साफ तौर से कहना है कि हमारी आगरा की पुलिस इतनी हाईटेक हो चुकी है, उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचा ली। उन्होंने आगरा पुलिस का आभार जताया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक जिम्मेदार अधिकारी की असंवेदनशीलता साफ नजर आई। समाधान दिवस के दौरान इंस्टाग्राम पर रील देखने के बाद सीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें, लालगंज पर तहसील समाधान दिवस के दिन डीएम एक और फरियादियों की फरियाद सुन रही थी, तो वहीं लापरवाह सीएमओ मोबाइल पर रील देख रहे थे। वहीं मामला बाहर आने के बाद बौखलाए सीएमओ ने खबर चलाने वाले पत्रकारों को हाईकोर्ट से नोटिस भेजने की भी धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो गया है। सीएमओ ने पत्रकार से कहा, आप लोग जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मैंने इसकी शिकायत एसएसपी से कर दी है। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है कि नहीं, या आप लोग साबित करिएगा। मैं पूरे सीडीआर को निकलवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सीएमओ इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो फोन पर क्या दे रहे हैं। वो बता दें, मिर्जापुर से जहां पत्रकारों को एससी से नोटिस
भेजने की धमकी दी गई है। सीएमओ का ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।